Hello kids, how are you all? I hope you all are fine and good. So today I am going to continue chapter number 12, that is natural disasters. Okay, so yesterday I had told you about what is natural disaster, a sudden natural event that damage property and life. This is called disaster, like earthquake, flood, cyclone, so many natural disasters are there. So yesterday we have स्टडीड अबाउट अर्थक्वेक. कल हमने किसके बारे में पढ़ा था? अर्थक्वेक के बारे में, कि अर्थक्वेक कैसे आता है और अर्थक्वेक होता क्या है. ठीक है, आज हम अर्थक्वेक के मीजर्स फॉर सेफ्टी पढ़ने वाले हैं. अर्थक्वेक के मीजर्स फॉर सेफ्टी. अब बेटा ये नेचुरल इवेंट्स हैं, इन्हें रोका तो नहीं जा सकता, इन्हें हम रोक नहीं सकते, ठीक है, लेकिन इनसे बचा जा सकता है. अपने खुद को भी हम बचा सकते हैं, किसी और की लाइफ को हम सेव कर सकते हैं. तो मीजर्स फॉर सेफ्टी क्या होंगे अगर हम किसी ऐसी कंडीशन में फंस जाते हैं कि किस अर्थक्वेक की कंडीशन में, हम किसी बिल्डिंग में हैं, कार में हैं, या हम घर पर हैं, अकेले हैं, उस टाइम हमारे पेरेंट्स नहीं हैं, कुछ भी मिसहैपनिंग हो सकती है, सडन कुछ भी हो सकता है, तो हमें उसके बारे में अवेयर होना चाहिए. सो मीजर्स फॉर सेफ्टी, द हाउसेज कंस्ट्रक्टेड इन द एरियाज प्रोन टू अर्थक्वेक शुड बी एबल टू सर्वाइव अर्थक्वेक्स. जो ऐसे हाउसेज होते हैं, हाउसेस भी आजकल इस हिसाब से बनाए जाते हैं, वो बिल्डिंग्स ऐसी बनाई जाती हैं जो अर्थक्वेक आने पर भी जल्दी से टूटती नहीं है. अर्थक्वेक आने पर भी क्या होती है, जल्दी से वो डैमेज नहीं होती हैं. तो ऐसे एरियाज जहाँ पे जो हाई रिस्क में आते हैं, जो एरियाज कहाँ आते हैं, हाई रिस्क में आते हैं, प्रॉन में, अर्थक्वेक प्रॉन एरियाज में आते हैं, वहाँ पर बिल्डिंग्स ऐसी बनाई जाए जो उस रिस्क को, उस अर्थक्वेक को झेल सके. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है, क्योंकि वहाँ पर तो बार बार ही बिल्डिंग्स टूटती रहेंगी, तो वहाँ पे हमें एक बार इन्वेस्ट करके अच्छे से इस टाइप की बिल्डिंग बनानी है ताकि वो छोटे मोटे अर्थक्वेक का उसमें कोई फर्क ना पड़े. सेकंड, व्हेन एन अर्थक्वेक ऑक्योर्स वी शुड मूव आउट टू ओपन स्पेसेस. जब भी कभी अर्थक्वेक आता है, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, हमें ओपन एरिया में चले जाना चाहिए. ओपन एरिया में जाने का मतलब ये नहीं है कि आप गार्डन में गए और किसी पेड़ के नीचे खड़े हो गए. वो पेड़ भी टूट सकता है, वो ट्री भी टूट सकता है, तो किसी लैंप पोस्ट के नीचे खड़े हो गए तो वो भी गिर सकता है. तो बिल्कुल ओपन एरिया होना चाहिए कि आपके आसपास कुछ ना हो, कोई पेड़ नहीं हो, कोई लैंप पोस्ट नहीं हो, कुछ नहीं हो, बिल्कुल ओपन ग्राउंड हो. तो आप हमेशा क्या करें, ऐसे कंडीशन में अगर आप निकल सकते हैं बिल्डिंग से, आपके पास ना टाइम है, तो तुरंत मूव कर जाएं ओपन स्पेस से. अगर आप गाड़ी में हैं, ड्राइव कर रहे हैं, तो उस टाइम भी आप उसको वही रोक कर और किसी ओपन एरिया में रन कर सकते हैं. वी शुड स्टे अवे फ्रॉम बिल्डिंग्स. हमें ऐसे टाइम पर बिल्डिंग से दूर रहना चाहिए. ऐसा नहीं है कि हम बिल्डिंग से तो बाहर निकल आए और हम गेट पर आके खड़े हो गए कि हम तो ओपन एरिया में आ गए. वो बिल्डिंग गिर जाएगी तो आपको नुकसान हो जाएगा. तो बिल्कुल ओपन एरिया में आए जहाँ पे कोई बिल्डिंग ना हो, कोई ट्री ना हो, कोई लैंप पोस्ट ना हो, ठीक है, कोई इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर्स ना हो. आप देखते हो जगह जगह इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर्स भी होते हैं, तो ये भी उखड़ सकते हैं, ये भी उखड़ सकते हैं, तो इनसे भी हमें दूर रहना है. नाउ इफ स्टक इनसाइड द हाउस, अगर आप अंदर फंस गए हैं, आप घर के अंदर फंस गए हैं और आपके पास टाइम नहीं है इतना निकलने के लिए कि हम कैसे मूव करें, क्योंकि कई आप देखते हो कि फ्लैट्स में बहुत लोग रहते हैं और एकदम से अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है, कोई डिजास्टर वाली सिचुएशन आती है, तो सब लोगों में भगदड़ हो जाती है. वो सोचते हैं हम पहले निकले, वो सोचते हैं हम पहले निकले. तो अगर आप फंसे रह गए, अगर आप घर के अंदर रह गए फंसे हुए, तो आप क्या करेंगे, ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक वी शुड टेक शेल्टर अंडर अ टेबल और डेस्क. तो कोई भारी चीज़, जो टेबल हो या कोई बेड हो, बेड के नीचे स्पेस है, तो आप उसके नीचे छुप सकते हैं, जिससे कि आप पर अगर वो बिल्डिंग टूटेगी तो बिल्डिंग टूटकर वो जो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, आपकी बॉडी सेफ रहेगी. तो हम किसी ऐसी हैवी टेबल के नीचे या किसी डेस्क के नीचे हम छुप सकते हैं, ठीक है. तो ऐसा हमें करना चाहिए. बिल्डिंग शुड हैव एमरजेंसी एग्जिट. जितनी भी बिल्डिंग्स होती हैं उनमें एक एमरजेंसी एग्जिट जरूर होना चाहिए. जैसे आपने कई बार ट्रेन में देखा होगा, ट्रेन में हर कोच में एक एमरजेंसी विंडो होती है. ट्रेन में आई थिंक आप सबने ट्रेवल किया है, उसमें निकलने के लिए पूरा स्पेस होता है. अगर हम फंस गए, ट्रेन में आग लग गई या ट्रेन में कोई भी मिसहैपनिंग हो गई, तो पैसेंजर्स उसमें से आसानी से निकल सकते हैं. वो एमरजेंसी एग्जिट होता है, उसमें कोई भी जाली या कुछ नहीं होता, बिल्कुल खाली होती है. वो खिड़की बिल्कुल खाली होती है. आई होप आपने देखा होगा. एमरजेंसी देखी है आपने, एमरजेंसी वाली खिड़की होती है, हर कोच में होती है, वो ट्रेन के हर डब्बे में होती है. तो ऐसे ही हाउसेस में भी एमरजेंसी एग्जिट होना चाहिए कि अगर एमरजेंसी की सिचुएशन आ जाए तो उस टाइम पर हम तुरंत एग्जिट कर पाए. हर बिल्डिंग में ऐसा होना चाहिए, हर बिल्डिंग में ऐसे एमरजेंसी एग्जिट बनाए जाने चाहिए. सिर्फ एक रास्ता नहीं होना चाहिए जाने का,
2-3 रास्ते ऐसे बनाने चाहिए जिससे कि लोगों की भीड़ हो जाए तो आसानी से अलग अलग रास्तों से जा सके। ओके, मतलब कि लिफ्ट में ना जाएं, सीढ़ियों से ना जाएं, कुछ ऐसे इमरजेंसी बनाए जाएं। नाउ इफ़ यू आर इन अ कार और बस, अगर आप किसी कार में हैं, बस में हैं, किसी व्हीकल में हैं, एंड फील द ग्राउंड शेकिंग, और आपको ऐसा फील हो रहा है कि ग्राउंड शेक कर रहा है। ग्राउंड शेक करने का मतलब क्या है कि भूकंप आ रहा है। ग्राउंड शेक करने का मतलब क्या है कि अर्थक्वेक आ रहा है ना, तो हम फील कर लेते हैं उस चीज़ को। जब अर्थ शेक करती है, ग्राउंड शेक करता है, तो हम फील कर लेते हैं। तो अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं कि अचानक से आपकी कार हिल रही है या बस में कोई मूवमेंट हो रही है, अर्थ शेक कर रही है, उस टाइम पर आप क्या करेंगे? गेट आउट ऑफ द व्हीकल इमीडिएटली। हमें तुरंत उस व्हीकल से बाहर आना है, चाहे हम कार में हैं, चाहे वो हमारी खुद की कार है, चाहे हम किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल कर रहे हैं, तुरंत उसे रुकवाकर हमें बाहर निकलना है, क्योंकि वो भी सेफ़ नहीं है। ठीक है, तो ये था मीजर्स फॉर सेफ्टी। अर्थक्वेक को आने से नहीं रोका जा सकता, लेकिन इसके आने पर कुछ सेफ्टी जो मीजर्स हैं वो ज़रूर अपनाए जा सकते हैं अगर हमें नॉलेज है। अगर हम कहीं फंस भी जाते हैं, अगर मान लो हम बिल्डिंग के अंदर भी फंस गए हैं, तो उस कंडीशन में हम किसी ना किसी टेबल में, जैसे आपके स्कूल है तो आपके स्कूल में बहुत सी बेंचेस होती हैं, टेबल होती हैं, आयरन की बनी होती है, काफ़ी मजबूत होती है, तो आप उसके नीचे छुप सकते हो। आपके घर में भी टेबल होती है, घर में बड़ी बड़ी बेंचेस हैं, ठीक है, बेड है, बेड भी आजकल तो बेड ऐसे आते हैं जिसमें स्टोरेज का पार्ट होता है, लेकिन कुछ बेड ऐसे भी होते हैं जो कि नीचे से मतलब खाली रहते हैं। सो नाउ सेकेंड डिजास्टर इज फ्लड। फ्लड किसे कहते हैं? बाढ़ को कहते हैं। बाढ़ का नाम सुना है आपने? जब गांव डूब जाते हैं, आसपास घर डूब जाते हैं, उसमें लोग बह जाते हैं, तो वो क्या होती है? बाढ़ होती है, फ्लड होता है। ठीक है, फ्लड बोलते हैं इसे। फ्लड का मतलब बाढ़। इसमें क्या होगा? सो अ फ्लड ऑक्योर्स व्हेन द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन अ वाटर बॉडी सच एज रिवर और लेक ओवरफ्लोज इट यूजुअल बाउंड्रीज। जब किसी रिवर का, किसी भी वाटर बॉडी का, चाहे वो लेक हो, चाहे वो रिवर हो, चाहे वो ओशन हो, उसका जो लेवल होता है, वाटर लेवल, अगर उसकी बाउंड्री से बाहर हो जाए, बाउंड्री को भी क्रॉस कर जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा? वो आसपास की ज़मीन है वहाँ पे वो वाटर एंटर करेगा और आसपास के घरों को, पेड़ों को, सब चीज़ों को क्या कर देगा? तबाह कर देगा। ओके, सो दिस हैपेंस व्हेन एन एरिया रिसीव्स एक्सेसिव रेनफॉल। ऐसा कब होता है? जब किसी जगह पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, हैवी रेनफॉल होती है। और हैवी रेनफॉल कहाँ होती है? बेसिकली वो जो कोस्टल एरियाज़ हैं, जो समुद्र के आसपास एरियाज़ हैं या नदी के आसपास हैं, वहीं का लेवल बढ़ेगा और सबसे पहले वहीं पर तबाही मचाएगा। व्हेन अ ग्रेट क्वांटिटी ऑफ स्नो मेल्ट्स, या फिर ऐसा हो कि जैसे माउंटेन्स हैं, हम लोग बात करते हैं हिमालय माउंटेन्स, तो हिमालय माउंटेन्स कैसे हैं? पूरे स्नो से कवर्ड है। हिमालय माउंटेन्स हैं वो क्या है? पूरे स्नो से कवर्ड हैं। ओके, लेकिन अगर वो स्नो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए, तो पिघलना स्टार्ट हो जाए, तो क्या होगा? तब भी फ्लड आ जाएगा, तब भी बाढ़ आ जाएगी। वाटर क्या होगा? मेल्ट हो जाएगा। सो इंक्रीजिंग द वाटर लेवल इन द वाटर बॉडीज, तो किसी स्नो के मेल्ट होने से या हैवी रेनफॉल की वजह से वाटर का जो लेवल होता है वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, और इसी वजह से वो वाटर आसपास के लैंडफॉर्म्स में एंटर करना स्टार्ट कर देता है। इसी को क्या बोलते हैं? फ्लड कहते हैं। ओके, फ्लड्स कैन ऑल्सो बी कॉज्ड ड्यू टू लैंडस्लाइड्स, स्ट्रॉन्ग टाइड्स। देन स्ट्रॉन्ग टाइड्स की वजह से जब ज़्यादा लहरें, मान लो समुद्र में बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग टाइड्स हैं, तो उसकी वजह से भी आसपास के जो एरिया है वो वहाँ क्या होगा? वहाँ वो लहरें पहुँचेंगी और नुकसान करेंगी। या फिर लैंडस्लाइड हो रही है, या तूफान आ रहे हैं समुद्र में, साइक्लोन्स आ रहे हैं, सुनामीज आ रही हैं, तो इनकी वजह से भी बाढ़ आ जाती है। आसपास के एरिया को ये क्या कर लेते हैं? डैमेज कर देते हैं। फ्लड कॉज डिस्ट्रक्शन ऑफ टू ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, और जब फ्लड आता है तो ये नुकसान पहुंचाता है ह्यूमन बींग्स को, एनिमल्स को, हाउस को, जितनी भी चीज़ वहाँ पे है आसपास, वो किसी चीज़ को देखता नहीं है, और सब चीज़ें इसके क्या होती हैं? कंट्रोल में आ जाती हैं। देन ब्रिजेस अगर वहाँ पे हैं, कार है, व्हीकल्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, सब कुछ इसके डैमेज हो जाता है। दे ऑल्सो डिस्ट्रॉय क्रॉप्स एंड ट्रीज। अगर वहाँ आसपास क्रॉप्स हैं, मान लो कोई खेत है, ठीक है, तो खेत के आसपास भी अगर फ्लड आ गया, बाढ़ आ गई, तो वो पूरे के पूरे खेत को बर्बाद कर देगी, जो फसल है पूरी बर्बाद हो जाएगी। फ्लड अफेक्ट्स एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बिकॉज स्टैग्नेंट वाटर इन फील्ड्स एंड फार्म्स हार्म द क्रॉप्स एंड मेक द सॉइल अनसुटेबल फॉर फार्मिंग। अब ये नुकसान कैसे पहुंचाता है? स्टैग्नेंट का मतलब होता है ठहरा हुआ पानी।
स्टैग्नेंट का मतलब क्या होता है? ठहरा हुआ पानी। अब जो खेत हैं, जो आसपास फार्म्स हैं, वहाँ पे क्या होगा? बाढ़ आएगी तो पानी काफ़ी दिनों तक वहीं ठहरा रहेगा और वो क्या करेगा? वो उस फसल को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, तो इससे जो प्रोडक्शन है क्रॉप्स का वो भी इसमें इस चीज़ पे इफेक्ट डालता है। तो ये है फ्लड। इसके मीजर्स फॉर सेफ्टी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।